हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट। और दोनों की एक साथ तैयारी इसलिए कर रही हैं क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। और आज की जो वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली होगी वो एस्टेट PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए भी। तो जैसा कि मैं HPSC की तैयारी करवा रही हूँ और बिल्कुल HPSC ने जो सिलेबस दिया है हिंदी विषय का उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्लासेस डाली हैं। तो क्लास नंबर 4 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है, इकाई ने नंबर 1 हमने शुरू कर रखी है, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहले वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरी वीडियो में हमने मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ा और चौथी वीडियो में मैंने पढ़ाया पाली और प्राकृत। तो दोस्तों, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर एक ही वीडियो है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम कई सारी भाषाएं पढ़ेंगे क्योंकि इस काल में कई भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, ठीक है, और अपभ्रंश और अववट और पुरानी हिंदी का संबंध, ये तक हम यहीं तक मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर ही आएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे मैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो पाली और प्राकृत तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखी हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले और फिर प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करें कि ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो सिलेबस है इसी की यूनिट नंबर 5 और 6 मैंने ऑलरेडी, जब HPSC का सिलेबस आया था तो उस समय मैंने पढ़ा दी थी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्राकृत के बाद अपभ्रंश हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। बस वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपभ्रंश, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अब प्रश्न आपसे, जैसे कि HPSC में सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग पेपर होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और 0.25 उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपसे हो सकता है ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले मध्यकालीन आर्य भाषाओं की पहली अवस्था में हमने पाली पढ़ा, दूसरी अवस्था में हमने प्राकृत पढ़ा और तीसरी अवस्था के अंदर हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश। और अपभ्रंश से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यही कहूँगी कि बस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और आपके दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पढ़ते हैं। अपभ्रंश, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। क्या कहा इसने? जो आर्य भाषाएं हैं उसको 3 चरणों में बांटा गया: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, तो जो अपभ्रंश है ना वो मध्यकालीन, यानी कि मध्यकालीन का तो अंत हो रहा था और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होने को जा रहा था। तो इन दोनों की बीच की कड़ी का काम करती है अपभ्रंश। ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठे शती से होने लगा। अब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग कौन सी शताब्दी से होने लगा? तो छठी शताब्दी से भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि पहले आपको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है।
अभी हम नीचे पढ़ाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने आदिकाल जब अपने चैनल पर पढ़ाया था तो ये सारी बातें बताई थी कि अपभ्रंश को अवहंस किसने कहा, ग्रामीण भाषा किसने कहा, देशी भाषा किसने कहा, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने टीजीटी पीजीटी एस्टेट के नाम से। वहाँ से आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। और वहाँ पर भी मैंने एक अच्छी खासी बुक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों ये अपभ्रंश के नाम है। अपभ्रंश को कई नामों से जाना गया, तो ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अपभ्रंश शब्द, अपभ्रंश तत्सम शब्द है। इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है, ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ है कुछ बिगड़ा हुआ, ठीक है। अपभ्रंश का अगर आपसे अर्थ पूछे तो बिगड़ा हुआ है। तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ऐसे कि ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द तो होते हैं लेकिन अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तो अपभ्रंश किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है। और अब इसी तरह अपभ्रष्ट का शब्द, अपभ्रष्ट शब्द भी क्या है? तत्सम है। अपभ्रंश में अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अपभ्रंश में कितने स्वर हैं। ये मैंने आपको पाली में भी बताए थे और प्राकृत में भी बताए थे कि कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कौन कौन सा वर्ण इसमें था, इसमें नहीं मिला, पाली से प्राकृत में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो हमने इन सारी भाषाओं की जो विशेषताएं पढ़ी थी व्याकरणिक संरचना के आधार पर, शब्दकोशीय प्रवृत्ति के आधार पर, तो यहाँ पर मैंने सारी बातें बताई हैं। तो पिछली वीडियो आप जरूर देखें और छोटी छोटी बातों को आप नोट डाउन कर ले। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8 स्वर हैं, जो 2 भागों हस् स्वर और दीर्घ स्वर में विभाजित हैं। तो हस् स्वर है ए, ई, उ, ए, ओ, ये हस् स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हैं आ, बड़ी ई और उ। तो ये बड़े हैं क्योंकि ये दो से मिलकर तो ये भी 2 से बने हैं, लेकिन इन्हें दीर्घ स्वर कहा। अपभ्रंश की हम बात कर रहे हैं। अब वाली हिंदी से आप इसका कोई ताल्लुकात बनाकर न चलें। हो सकता है कुछ ध्वनियाँ अब भी हैं, एज इट इज हैं, और कुछ अपभ्रंश में भी थे, लेकिन बात यहाँ पर अपभ्रंश की हो रही है कि अपभ्रंश में 8 स्वर थे और 8 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो हस् स्वर और दीर्घ स्वर। हस् स्वर वे होते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हस् स्वर से दुगना समय लगता है। तो हस् स्वर जैसे कि हस् स्वर में ए, ई, उ और ए और ओ, ये किस में है? तो अपभ्रंश में ये इन्हें हस् स्वर कहा जाता था और दीर्घ स्वर में ये 3 थे। वाक्य पदियम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों का अपभ्रंश कहा। ये बात तो सही है, मैंने बताया ना कि अपभ्रंश का अर्थ है कि जो कुछ बिगड़ा हुआ है, जो कुछ भ्रष्ट है, यानी कि जो कुछ गलत है या जो कुछ अशुद्ध है, उन्हीं को क्या कहा इसने, भर्तृहरि ने भी कि वाक्य पदियम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याडी ने, इन्होंने भी संस्कृत के बारे में काफ़ी अपने विचार दिए हैं। व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, मतलब ये जो लेखक है व्याडी नाम का, इसने संस्कृत के जो मानक शब्द थे उनसे भिन्न कहा कि अपभ्रंश में जो कुछ शब्द थे, जो कुछ वर्ण थे, वो मानक शब्दों से भिन्न थे, मतलब कुछ अशुद्ध थे या भ्रष्ट थे, उन्हें अपभ्रंश कहा। व्याडी का ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है, मतलब ये उपलब्ध नहीं है लेकिन इनकी बातों का हवाला अभी भी दिया जाता है। तो व्याडी के ग्रंथ का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं, वैसे ये अभी उपलब्ध नहीं है। और इन्होंने इस ग्रंथ में कहा कि जो अपभ्रंश के कुछ वर्ण थे वो संस्कृत के जो मानक शब्द थे उनसे भिन्न थे, ठीक है। इस बात को जस्ट अपने नॉलेज के लिए आपको समझना है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि का भी इम्पोर्टेंट बात आती है, यहाँ से आप इस बात को नोट कर लें कि पतंजलि का जो ग्रंथ था इनके द्वारा रचित, तो उसका नाम था महाभाष्य, और महाभाष्य में अपभ्रंश का सबसे पहले प्रमाणिक प्रयोग हुआ है, मतलब प्रमाण के आधार पर प्रयोग किया गया है, वहां पर उसके प्रूफ भी दिए गए हैं। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। पतंजलि जो लेखक था, इन्होंने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द,
के समानार्थक, मतलब आप शब्द का जो मतलब आप निकालेंगे उसी के समान आप मतलब निकाल सकते हैं अपभ्रंश का। और ऐसी बात किसने कही? पतंजलि ने कही। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। अब हेमचंद्र की पुस्तक है, शब्दानुशासन भी है, ठीक है। तो अपभ्रंश का जो भाषिक यानी कि भाषा के तरीके से और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और बिल्कुल सुव्यवस्थित अगर विवेचन किया तो वो किसने किया? हेमचंद्र ने किया। ये सभी के मत आपको याद रखने हैं कि हेमचंद्र ने क्या किया और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, और इस तरीके से सारी बातें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड यानी कि जिनका शताब्दी समय छठे शती है ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया। दोनों को आपको ध्यान से सुनना है, पंडित उदय नारायण तिवारी और एक और लेखक है भोलानाथ तिवारी। इन दोनों के अनुसार यानी कि इन दोनों का जो मत है वो एक जैसा है, और इनका मत क्या है कि अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चंड ने किया। अब उदय नारायण भोला तिवारी का ये कहना है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे प्रयोग चंड ने किया, और चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में इसका प्रयोग किया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब यहाँ पर ना अपभ्रंश के बारे में सभी विद्वान अपने अलग अलग मत दे रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कहना है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख एक मिला, उस शिलालेख में अपभ्रंश का वो मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ऐसी धारणा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा, मतलब वल्लभी एक जगह का स्थान का नाम है, वहाँ का एक राजा था धारसेन द्वितीय, और उसका एक शिलालेख मिला है, जिस शिलालेख में राजा धारसेन ने अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी कि जो राजा धारसेन है उसने अपने पिता गुसेन को उस शिलालेख में ये कहा है कि उसके पिता संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के कवि थे। ऐसी बात, ये धारणा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अपभ्रंश को लेकर। अब हम पढ़ेंगे विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से है। अब मैंने कहा था ना ऊपर, जैसे बताया था कि ये किस कवि ने कौन सी भाषा कहा, तो अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। आचार्य दंडी ने इन्होंने कहा आभीरों की भाषा, आभीर, और कई कई किताबों में आपको यहाँ आमीरों की भाषा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ आभीरों की भाषा किसने कही? दंडी ने कही। भरतमुनि ने आभीरोक्ति कही, मतलब वही बात है, आभीरों की उक्ति। यहाँ पर उक्ति शब्द भी इसमें जुड़ा हुआ है, और उक्ति का मतलब होता है कथन या जो भी बात कही वो। तो आभीरोक्ति किसने कहा? भरतमुनि ने कहा। आचार्य दंडी ने आभीरों की भाषा कहा, और वाग्भट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा कहा। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। और कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। कीथ नाम के जो एक लेखक हैं या विद्वान हैं, उन्होंने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से भी माना है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। तो अगर आपको अपभ्रंश का उदाहरण देखना है तो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में भी मिल जाएंगे। ये रचना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भरतमुनि का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ था? नाट्यशास्त्र। रुद्रट ने काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं को उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी है। अब जब हमने भारतीय काव्य शास्त्र अपने चैनल पर पूरा पढ़ा रखा है, अगर आप जिस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ तो आप यूनिट नंबर 5 और 6 को कंप्लीट कर लें। और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा रखा है, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, या तो अगर मैंने वीडियो डाल रखी होगी तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, और अगर वीडियो नहीं डाल रखी है तो फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगी। तो दोस्तों, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे सर्च करके आप ज्वाइन कर लें। उस चैनल पर मैंने एक दूसरा ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी डाल रखा है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपकी जो भी क्वेरी है, जो प्रश्न है, आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं।
रुद्रट का एक ग्रंथ है इनका भी, काव्य अलंकार। ये हमने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ाए थे जब, बिल्कुल मैंने रटवा से दिए थे। तो रुद्रट ने काव्य अलंकार में 6 भाषाओं को उल्लेख किया है और उन 6 भाषाओं के अंदर इन्होंने एक अपभ्रंश भी है। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश का प्रयोग तभी से प्रयोग, और रुद्रट का समय सीमा भी लगभग 6वीं शताब्दी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रंश कहा है। अब ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसका है, तो ये पंडित दामोदर पंडित का है। और इसमें इस ग्रंथ के अंदर दामोदर ने कौशल की जो भाषा थी, कौशल नरेश होते थे ना, ये भी जगह का नाम है, तो कौशल क्षेत्र की जो भाषा थी उसे क्या कहा, अपभ्रष्ट कहा है। शंभु ने अपभ्रंश को अपने रामायण में अवहत कहा है। अब आप देखेंगे कि अपभ्रंश का नाम कहीं पर अपभ्रष्ट, कहीं पर अवहट, कहीं पर अवध, कहीं पर ग्रामीण भाषा, कहीं पर देशी भाषा, तो ये अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग नाम दिए हैं और नाम है सारे अपभ्रंश के ही। तो शंभु ने अपभ्रंश को अपने रामायण में क्या कहा, अवहत कहा है। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे और देख लेते हैं। यही एक क्वेश्चन बचा था कि देश भाषा किसने कहा है, तो ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। देश भाषा किस किसने कहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर पीजीटी एस्टेट वाले कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। तो ग्रियर्सन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि देश इसको अपभ्रंश को क्या कहा, तो देश भाषा माना है। जबकि कीथ, याकोबी और ज्यूल वलाख, अल्सडार्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। ये जो है ना, ये जो आप राइटर देख रहे हैं, इनके नाम जब आप स्वतंत्रतावाद, अस्तित्ववाद पढ़ेंगे और स्वच्छंदतावाद, तो उनमें आप इनका नाम देखेंगे। ठीक है, तो इन विद्वानों ने इन्हें देश भाषा नहीं माना है और जिन्होंने इसे देश भाषा कहा है उनका नाम इस पंक्ति में है। तो आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि किसने क्या कहा है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद में मिलते हैं। तो मतलब कालिदास का जो ये ग्रंथ है, ये भी इस बात का प्रमाण है कि उसमें भी अपभ्रंश उस समय भी प्रचलित थी। तो काफ़ी थोड़ा सा ये बड़ा है, इसके हो सकता है हम 2 वीडियो बना लें अपभ्रंश की। और अब आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अब एक और ग्रंथ है जहाँ पर भी अपभ्रंश शब्द का उपयोग किया जाता है और उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इस पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एक बन सकता है। मध्य देशीय या शोरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। आप आदिकाल के अंदर क्योंकि आदिकाल के अंदर ना अलग अलग काव्य परंपरा प्रचलित थी, जो अलग अलग हिंदी साहित्य कई तरीके से लिखा जा रहा था, जिसे बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, ये सब आदिकाल में लिखे जा रहे थे। तो जो सिद्धों की भाषा थी ना वो अपभ्रंश, और सिद्धों की अपभ्रंश रचनाएं जितनी भी थी, मतलब सिद्धों की जो अपभ्रंश रचनाएं, अपभ्रंश भाषा में सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी थी उनका संपादन किसने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब अपभ्रंश के हम भेद देखते हैं कि किसने कितने भेद किए। ऐसे ही हमने प्राकृत के भी पढ़े थे कि कोई प्राकृत को मागधी कह रहा था, कोई अर्धमागधी कह रहा था, कोई शोरसेनी कह रहा था, कोई महाराष्ट्री कह रहा था। तो इसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो विद्वानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद उनकी पुस्तक दी गई है और अपभ्रंश के भेद। तो नमी साधु नाम का जो विद्वान है उसने अपभ्रंश के भेद किए कितने, 3, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। अगर आप अधिकांश किताबें देखेंगे तो उनमें ना आपको इसी प्रकार से एक रेखीय प्रश्न के माध्यम से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और वो बातें आपको रटनी से पढ़ेंगे। लेकिन जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ रही हैं, तो चीज़ें आपको याद करने आसान हो जाएंगी। तो नमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद किए, 3, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे की एक पुस्तक है प्राकृत सर्वस्व। ये चीजें आपको याद रख के चलनी हैं क्योंकि ये पूछे जा सकती हैं कि प्राकृत सर्वस्व ये पुस्तक किसकी है, मार्कंडे की है। और इस पुस्तक में मार्कंडे ने अपभ्रंश के फिर से 3 भेद बताए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़।
ठीक है, कितने नाम किए, नागर, उपनागर और ब्राचड़, सभी के अनुसार आपको याद करने हैं, नोट डाउन कर ले हैं, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। और आगे है याकोबी, याकोबी सनत कुमार की भूमिका। याकोबी की एक पुस्तक है सनत कुमार चरियू की, इस भूमिका में इसने जो अपभ्रंश है उसके 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तो ये तो चारों दिशाओं पर ही नाम हो गए, लेकिन ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि ब्राचड़ आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, तो मार्कंडे ने कहा है। याकोबी एक नामक जो विद्वान था उसके ग्रंथ का नाम है सनत कुमार चरियू, और इसमें इन्होंने अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं। उसके बाद आता है तगारी, और तगारी का हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश इनकी पुस्तक का नाम है, और इसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यानी कि 3 ही अपभ्रंश के भेद माने हैं। उत्तर को, उत्तरी जो भाग है उसको इन्होंने अपभ्रंश का भेद नहीं माना है। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश के 2 ही भेद माने हैं, तो ये ध्यान रखना है। नामवर सिंह का भी काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार, देखो नामवर सिंह ने 2 ही आधार माने, पूर्वी और पश्चिमी। तो इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने, कि जो दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 ही भेद किए। इनका ये कहना है कि नामवर सिंह का, कि जिन लोगों ने दक्षिणी भाग के आधार पर जो बांट दिया अपभ्रंश को, बिल्कुल निराधार है और अवैज्ञानिक है, उसका कोई तथ्य नहीं है। इसलिए नामवर सिंह ने अपभ्रंश के केवल 2 ही भेद किए, पूर्वी और पश्चिमी। नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित होती है जो सुसंगठित होती है, बिल्कुल व्याकरणिक तरीके से होती है, जिसमें काफ़ी मंजी हुई होती है, तो उसे आप मानक भी कह सकते हैं। इस तरीके की जो भाषा होती है उसे परिनिष्ठित कहते हैं। तो नमी साधु के जो उपनागर अपभ्रंश भेद इसने बताया वो परिनिष्ठित भाषा थे। इनको ये भी कहा जाता है, इनको अब क्या क्या नाम कहा जाता है ये भी देख सकते हैं, कि नागर या सौराष्ट्री को क्या कहा जाता है, गुजरात की बोली आप कह सकते हैं। और उपनागर किसको कहेंगे, राजस्थान में जो बोली जाती है उसे उपनागर कहेंगे। और ब्राचड़ सिंध की बोली जाने वाली, सिंध की जो बोली थी उसे ब्राचड़ कहा है, राजस्थान की बोली को उपनागर कहा है। अब उपनागर से ना आप थोड़ा सा समझ जाएंगे, जैसे राजस्थान की कोई बोली दे दी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उपनागर के अंदर है। नागर या सौराष्ट्री ये गुजरात की बोली है। मार्कंडे ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इनको आपको ना इसमें कुछ समझाने की बात है, किसी ने कुछ कहा है तो हमें मान लेना है, किसी विद्वान ने जो कुछ कहा है वो हमें मान कर चलना है। मार्कंडे ने ब्राचड़ को क्या कहा, जैसे कि ब्राचड़ को सिंध की बोली है, तो मार्कंडे ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा, कि सिंधु देश से जिसका उद्भव हुआ है उसे सिंधु देशोद्भव कह दिया। ये मार्कंडे ने कहा, बस नाम थोड़ा सा अलग दे दिया। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से पैसाची पर दर्द का प्रभाव पड़ा। दर्द जब मैंने आपको पहली ही क्लास पढ़ाई थी तब उसमें आपको बताया था, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, पहली वीडियो जरूर देख लेना। वरुचि पैशाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। देखो जो पैसाची है, वरुचि का नाम भी काफ़ी लिया जाता है हिंदी साहित्य में। पैसाची का आधार इन्होंने किसको माना, संस्कृत को माना। मार्कंडे पैसाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, कैकेयी, पांचाल और सोरसेनी। ठीक है, कैकेयी और पांचाल और सोरसेनी। अब आपको पता है कैकेयी नामक स्थान की कैकेयी थी, और पांचाली द्रौपदी को कहा जाता था, वो पांचाल प्रदेश की थी, और सैरसेनी। ठीक है, तो ये मार्कंडे ने पैसाची के 3 भेदों का उल्लेख किया है जो पैसाची के अंदर आते हैं। ये पैसाची के अंदर 3 भेद आते हैं, मार्कंडे ने किए हैं, और ये 3 ये हैं, कैकेयी, पांचाली और सैरसेनी। ये आपको याद रखने हैं तीनों। भारत में पैसाची की रचनाएं उत्तर पश्चिमी कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी मिलती हैं। अब देखो अपभ्रंश की रचनाएं आ जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही थी कि पीजीटी एस्टेट वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपभ्रंश वही अववट यहाँ पर इसे आज की इस वीडियो में इसे हम पूरा ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि अपभ्रंश की रचनाएं देखो। पौम चरियो, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। पौम चरियो, इनकी समय सीमा है 8वीं शती, और ये किसकी रचना है, शंभु द्वारा लिखी गई है। इसमें 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है, ये अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। देखो 3 प्रश्न यहाँ से बन गए कि अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य
तो आप कभी भूलकर भी टिक नहीं लगाएंगे इसमें कि पौंचर्यो। लेकिन ये प्रश्न पीजीटी एस्टेट में भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश में ऐसी कौन सी रचना थी जो राम काव्य पर आधारित है, मतलब राम से संबंधित है, तो वो है शंभू की पौंचर्यो। याद रखना है, अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है और राम कथा का एक विशाल इसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है और इसमें 90 संधियां और 5 कांड है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अपभ्रंश की दूसरी रचना का नाम है महापुराण और पुष्पदंत। पिछली बार आप जब जून में यूजीसी नेट का पेपर आया था उसको उठाकर देखना, यही प्रश्न पूछ रखा था कि पुष्पदंत का जो समय सीमा थी वो किस समय की थी, तो 10वीं सदी थी। ठीक है, इसमें क्या था, महापुराण। इनकी रचना पुष्पदंत की रचना का नाम है महापुराण। इसमें 102 संधियां हैं, 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण, यानी कि महापुराण को 2 भागों में बांट दिया, आदि पुराण और उत्तर पुराण, और 102 संधियां हैं इसके अंदर। और शंभू वाला जो था उसमें 90 संधियां थी। और जो महापुराण है, देखो महा मतलब जो बहुत बड़ा पुराण है, तो जब महान है तो महापुरुषों के उसमें चरित्र मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक महापुरुष का चरित्र नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे के मिलेंगे। तो 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन है और आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 भागों में से बांटा गया है। 102 इसमें संधियां हैं। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। तो पौराणिक गाथाओं की जानकारी अगर आपको अपभ्रंश भाषा के माध्यम से, यानी कि अपभ्रंश काल में जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई, उस समय जो पौराणिक गाथाएं लिखी गई अपभ्रंश में, अगर इस तरीके की आप जानकारी जानना चाहते हैं तो एक ग्रंथ है 63 महापुरुष गुणालंकार। इसमें आपको पौराणिक गाथाएं मिल जाएंगी अपभ्रंश भाषा के अंदर। धनपाल द्वारा रचित भविष्यता, इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इन्हें नोट करते चलना। अब अपभ्रंश का ही एक अगला लेखक है और वो है धनपाल, और धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कथा। भविष्यत कथा कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है, ये याद रखना है। पहला अपभ्रंश का राम काव्य पूछे तो पौंचर्यो बताना है आपको। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक संपादन जिसने करवाया वो कौन है, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन करते जाए। काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और डॉक्टर हरदेव बारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि, और ये जितने भी मैं अभी पॉइंट आपको बता के आई ना, ये किसी ना किसी परीक्षा में किसी ना किसी रूप में यहाँ से जो ये मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे, और ये कहीं ना कहीं से यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स जो है ना आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और किसने किसको कहा, अपभ्रंश भाषा को किसने क्या नाम दिया, ये सारी बातें भी इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आती है कि राम शर्मा अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, इसे अपभ्रंश का क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। और किसने कहा, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है, मतलब जिसने व्याकरण के बारे में, अपभ्रंश के व्याकरण के बारे में जो काफ़ी ज्ञान दिया, काफ़ी अच्छे ग्रंथ लिखे, तो वो कौन है, हेमचंद्र को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। राम शर्मा और मार्कंडे ने प्राच्या को अपभ्रंश के भेद के रूप में माना है, तो पॉइंट जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ लें। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। तो इसे भी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। यह दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थिति स्वीकार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे हम अपभ्रंश के पढ़ेंगे रूप, उसी प्रकार से प्राकृत का भी हर एक मतलब प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा ने माना है और अपभ्रंश की 5 स्थिति धीरेन्द्र वर्मा ने स्वीकार की हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे
5 प्राकृत सोरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री प्राकृत, इन्हीं पांचों की 5 अपभ्रंश भी रही हैं। सोरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश आप देख रहे होंगे इनके साथ, यानी कि पांचों ये रूप प्राकृत में भी रहे हैं और ये अपभ्रंश में भी रहे हैं। ठीक है। पैसाची अपभ्रंश को के भी कहा जाता है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी, जिसके 3 भेद मानित के पांचाली और एक और था। ठीक है। सिंगली के आदि रूप को एलू कहा जाता है, ये जस्ट आप नॉलेज के लिए रखें। मागधी अपभ्रंश को मागधी अपभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। तो ये थोड़ी पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या पूछ लिया जाए, देखो काफ़ी सिलेबस भी है तो इतना तो डीप में शायद नहीं जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताते जा रही हूँ, आपको जरूर याद करनी है। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा कौन सी है? सोरसेनी प्राकृत है। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली कौन सी है? सोरसेनी प्राकृत है। कि सोरसेनी प्राकृत, देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, देखो संस्कृत, ध्यान से देखना, संस्कृत, फिर मैंने बताया पाली, फिर प्राकृत और फिर मैंने क्या बताया? अपभ्रंश। तो प्राकृत ने सबसे ज़्यादा विस्तार पाया और आगे चलकर अपभ्रंश के रूप में वो फैली, तो ये सोरसेनी प्राकृत थी। प्राकृत इससे पहले हमने पढ़ा था। और अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। मतलब जो सिद्ध कवि थे, जैन, सिद्ध और नाथ, तीनों पे ध्यान देना आदिकाल के अंदर। तो जो अपभ्रंश के अर्धमागधी, अपभ्रंश का ही एक रूप था अर्धमागधी, इस रूप से ही सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश, अब आपसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर पूछी है कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश किस प्रकार की भाषा है? तो याद रखना है उकार बहुलता है, मतलब ऊ ज़्यादा बोला जाता है उसमें। जैसे अवधि में लिखू, बैठू, खाऊ, कालू, काल को कालू, बैठ को बैठू, तो उकारांत बहुलता है। ध्यान रखना अपभ्रंश कैसी भाषा है? उकारांत है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। हिंदी की उपभाषाएं भी हम पढ़ेंगे, ब्राचड़, सिंधी, पहाड़ी, है ना। तो अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। और खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है, यानी कि खस किसको कहा जाता है? दर्द नाम से ही खस नाम निकली है। और यहाँ से आपको याद रखना है अपभ्रंश के खस रूप से, यानी कि अपभ्रंश का एक रूप कौन सा था? खस। और इस खस से ही हमारी पहाड़ी हिंदी निकल कर आई, जो हिंदी की उपभाषाओं में नाम है। हिंदी की जब आप 5 उपभाषाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पहाड़ी हिंदी भी देखने को मिलेगा, और उन्हीं 5 उपभाषाओं में पहाड़ी हिंदी अपभ्रंश के खस रूप से निकल कर आई है। ठीक है। और ब्राचड़ से सिंधी। ठीक है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। तो कोंकणी का किससे विकास हुआ? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर बार यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न कई जगह पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अपभ्रंश का प्रियतम छंद कौन सा है? दोहा। और दोहा छंद में शंभू ने भी अपनी रचनाएं लिखी थी। अपभ्रंश और अवट से हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाक वैचित्र्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिली है। ध्यान से सुनना, हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने के लिए जो चीज मिली वो कहाँ से मिली? अपभ्रंश से मिली। तो वाग है ये वाक वैचित्र्य है। वाक, और वाक का मतलब होता है वही आपका कथन या उक्ति, मतलब बात को कहने के लिए जो विचित्र तरीका चाहिए था, वो कहाँ से मिला? चमत्कार लाने का तरीका कहाँ से मिला हिंदी कवियों को? तो ये अपभ्रंश और अवट से ही मिला। अब अगली जो भाषा पढ़ेंगे हम अवट पढ़ेंगे, और यहाँ से बिल्कुल सुचारू रूप से आपका जो पढ़ाई है बिल्कुल चालू हो जाएगी। और अभी तक जो मैंने वीडियो डाली हैं 4-5, इन्हें बहुत ही कम विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए शुरू से ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो ज़रूर आप देख लें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अवट। तो आज हमारी क्लास नंबर 5 जो है यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों।
टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और जो मेरा यूट्यूब चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।